हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट की हूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसका 2 लेक्चर हो चुका है। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि कौन कौन से कैरेक्टर या ट्रेड्स लिए थे मेंडल ने, ठीक है, उनका जो लॉ था उसके बारे में बताया था। इसके बाद सेकेंड लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था कि उनका जो लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। इसके अलावा जो भी हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेज थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर हो सकता है को डोमिनेंस, इसको भी एक्सप्लेन किया था। और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, जब उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था पी में, उसको कवर किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो उनका बोल सकते हैं उन्होंने सारा ये सब कर लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल रह गए, ठीक है। उनकी जो ये थ्योरीज हैं या फिर बोल सकते हैं उनके जो लॉ हैं लोगों तक नहीं पहुंच पाए। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे लोग इनके बारे में जाने, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या लिखा गया है? मेंडल published his work on inheritance of character at 1865, but for several reasons it remained unrecognized till the 1900। ठीक है, मेंडल ने 7 साल काम किया था, ठीक। उसके बावजूद इनका काम कंप्लीट हो गया, पूरी तरीके से पब्लिश कर दिया 1865 पे। इसके बावजूद भी लोगों तक इनकी ये सारी जो चीज़ें जो इन्होंने डिस्कवर किया था, बोल सकते हैं जो जीन के बारे में जाना, किस तरीके से फैक्टर उनके टाइम में जो जीन था वो फैक्टर था, कैसे वो बिना चेंज हुए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है। उन्होंने जितने सब कुछ अपनी खोज की थी, सब कुछ लोगों से अभी परे है, मीन्स अभी किसी को कुछ नहीं पता चला 1900 तक। फर्स्टली, अब इसका रीजन देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। द कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एज इट इज नाउ इन दोज डे एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। पहला रीजन ये था कि कम्युनिकेशन उस टाइम बहुत खराब था, जिसकी वजह से उनकी बातें दूर तक नहीं पहुंच पाई, मीन जो उनकी डिस्कवरीज थी वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंडली, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर इन द मेंडल वर्ल्ड एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेड एंड ऑफ द पेयर ऑफ द allele which does not blend with each other was not accepted by his contemporaries, and the explanation for apparently continuous variation seen in the nation। जो उन्होंने कहा फैक्टर, आज के समय में हम लोग जीन कहते हैं कि जो बिना चेंज हुए पेरेंट्स से कहाँ जा रहा है, ऑफस्प्रिंग में जा रहा है। इनकी ये सारी बातें जो पेयर्स ऑफ एलील हैं या फिर जीन हैं, इन सब बातों को ना उनके बोल सकते हैं कि उनके विपरीत वाले लोग या फिर बोल सकते हैं कि और जो साइंटिस्ट थे उनको इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इस वजह से भी क्या हुआ कि इनकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। अब तीसरा रीजन देखिए। Thirdly, the Mendel approach of using the mathematics to explain the biological phenomena was totally new and unexpectable to many of the biologists of his time। तीसरा ये था कि कोई साइंटिस्ट आके कहीं से कह दे कि बायोलॉजी में भी मैथ लग रहा है, तो ये जो और साइंटिस्ट है जो मैथ छोड़ के बायोलॉजी लिए हैं उनके लिए तो एक नया ही होगा ना। इन्होंने क्या देखा, मैथमेटिक्स यूज़ किया, किस तरीके से रेशियो निकालेंगे, ठीक है, सब कुछ इन्होंने वही स्टैटिस्टिक फॉलो किया। तो ये भी क्या था, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनके लिए नया था। 3 रीजन थे। पहला, कम्युनिकेशन खराब था। दूसरा, जो उन्होंने फैक्टर या जीन के बारे में कहा कि जो बहुत स्टेबल है, ठीक है, और यही कंट्रोल करता है बहुत सारे ट्रेड को, ठीक है। इस समय तो हम जीन कहते हैं, वो उनके टाइम के जो फैक्टर थे वही ढेर सारे ट्रेड्स को कंट्रोल भी करता है, जो कि पेयर ऑफ एलील में रहता है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, चाहे F1 जनरेशन में हो जाए या F2 में आके दिखे। एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा, लेकिन होगा, ठीक है। तीसरा रीज़न ये था कि उन्होंने मैथमेटिक्स यूज़ कर लिया बायोलॉजी में, जैसे रेशियो निकालना था F1 जनरेशन में या फिर F2 जनरेशन में। तो ये भी क्या था, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनके लिए नया था और इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। अब आगे देखिए। Finally, though Mendel work suggested that factor gene was discrete unit, he could not provide any physical proof for the existence of the factor or so that they are made of। ठीक है, फाइनली जो मेंडल थे इनके पास भी कोई ऐसा फिजिकल प्रूफ नहीं था कि लोगों को बता सके कि जो डिस्क्रीट यूनिट है, फैक्टर या जीन है, वही बिना चेंज हुए वो स्टेबल है। उसके पास बहुत सारे ट्रेड्स हैं, उसमें क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं एलिस के फॉर्म में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इनके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था कि वो लोगों को बता सके, अपने आप को प्रूफ कर सके कि जो उन्होंने डिस्कवर किया है, जो लॉ दिए हैं, ये सही है, ठीक है। In 1900, 3 scientists, D. Voorhees, Correns and von Tesmark independently rediscovered Mendel result on the inheritance of the character। 1900 में क्या हुआ, अब मेंडल तो मर गए होंगे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई होगी। उसके बाद
3 साइंटिस्ट आए जिनका नाम है डी वरीस हो गया, कोरेंस हो गया और वॉन टेस्मार्क। ये इन तीनों ने अपना अलग अलग काम किया, इंडिपेंडेंटली एक साथ नहीं किया, अलग अलग तीनों ने काम करके जो मेंडल का जो रिजल्ट था इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के बारे में उस पर जांच की कि ये बात वो सही कह रहे थे, क्या ऐसा कुछ होता है, कोई क्या ऐसा फैक्टर है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने उस पर क्या किया, अपना रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और रीडिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उनके रिजल्ट पे। ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू द एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी दैट वेयर टेक प्लेस, साइंटिस्ट वेर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, ठीक है। अब 1900 के बाद क्या हुआ, अच्छे से माइक्रोस्कोप वगैरह डिस्कवर हो गए, अच्छे से काम करना स्टार्ट हो गया, जिससे उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा कि किस तरीके से सेल डिवाइड करता है, मीन्स किस तरीके से एक सेल से क्या हो रहा है, 2 सेल अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, इन्होंने अच्छे से माइक्रोस्कोप में देखा। अब देखिए क्या होता है इसमें, दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। 1900 में क्या हुआ कि जो माइक्रोस्कोप थे और अच्छे से डिस्कवर हो गए, मीन्स एडवांसमेंट आ गई कि हम और अच्छे से बोल सकते हैं विजुलाइज करके चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। उस समय उन्होंने देखा कि एक सेल होता है, किस तरीके से सेल डिवाइड कर रहा है, देखिए अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के ऊपर क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं डबल। सेल डिवाइड होने के पहले सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, यहाँ पे लिखा है कि जस्ट डिवाइड, ठीक है, पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसके बाद सेल डिवीजन होता है। ये सब उन्होंने कहाँ देखा, माइक्रोस्कोप में देखा। अब वहाँ पे क्या होगा, दिस वेयर कॉल्ड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को बोलते हैं कलर्ड बॉडी, इसका नाम का मतलब क्या है, कलर्ड बॉडी, एज दे वे आर विजुअलाइज बाई स्टेनिंग, ठीक है। जब उन्होंने सेल डिवीजन देखा तो जो न्यूक्लियस देखा उसमें देखा कि क्रोमोसोम कुछ है, जो कलर्ड बॉडी उसे स्टेनिंग करने के बाद देखा कि वो पहले डिवाइड होगा, इसके बाद जाके सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। By 1902 the chromosome movement during meiosis had been worked out, ठीक है। 1902 में क्या हुआ कि किस तरीके से क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है मियोसिस के समय। मियोसिस का मतलब क्या हो रहा है कि सेल यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं और इनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है, ठीक है, पेरेंट से डॉटर सेल में। तो इसमें क्या हुआ कि किस तरीके से क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है मियोसिस के टाइम, ये कब देखा गया, 1902 में देखा गया। आगे देखिए, Walter Sudden and Theo Broveri noted that the behavior of the chromosome was parallel to the behavior of the gene used chromosome movement टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ, ठीक है। 2 साइंटिस्ट और आए इसके अलावा जिनका नाम था, पहले का नाम था वॉल्टर सडन था, दूसरे का नाम थियो ब्रोबरी था। इन्होंने देखा कि क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे काम कर रहा है, एकदम सेम जिस तरीके से मेंडल ने जीन के बारे में बताया वैसे सेम ही बिहेवियर किसको देखने को मिला, क्रोमोसोम का देखने को मिला जब सेल डिवीजन हो रहा था। ये सब माइक्रोस्कोप में ये लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने डिस्कवर किया क्रोमोसोम को कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर, सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम देखा। जो मेंडल ने जिस तरीके से कहा कि जीन इसी तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो सेग्रीगेट होता है, वो सारी चीज़ें कहाँ देखी इन्होंने देखा क्रोमोसोम के अंदर देखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रिकॉल दैट यू हैव स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन। ये कह रहा है हम लोगों से कि आप लोगों ने बिहेवियर देखा होगा क्रोमोसोम का जब आप सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़े होंगे, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब माइटोसिस हो रहा है कि जैसे जो पेरेंट्स का क्रोमोसोम है सेम वही जाएगा डॉटर के क्रोमोसोम में, मीन्स नंबर सेम होगा। लेकिन मियोसिस में क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन है, जब सेल डिवाइड करेगा तो जो पेरेंट्स के क्रोमोसोम होंगे उसका हाफ हो जाएगा डॉटर के सेल में, ठीक है। आगे देखते हैं, द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट द क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्रोमोसोम होते हैं या फिर जीन होते हैं दोनों ही पेयर्स में पाए जाते हैं। The two allele of a gene pair are located on homologous site of the homologous chromosome, ठीक है। जो बार बार जो मेंडल कह रहे थे कि जीन होता है, जीन में 2 एलील पाए जाते हैं, अब ये बात सही प्रूफ होने की तादाद पे आ गई है। देखिए कि यहाँ पे 2 एलील्स हैं, यहाँ पे पेयर्स में एलील्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जीन में, जीन भी पेयर में है, क्रोमोसोम भी पेयर में है। यहाँ पे देखिए लिखा है क्रोमोसोम भी पेयर्स में होते हैं, जीन भी पेयर्स में होते हैं। जो मेंडल कह रहे थे कि जीन के अंदर एलिल्स पाए जाते हैं वो पेयर्स में, हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं। और ये एलिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एलिल प्रेजेंट होते हैं जो क्रोमोसोम है। मान लीजिए हमारा इस तरीके से क्रोमोसोम है, ठीक है, जो हमारा क्रोमोसोम है इस तरीके से, ठीक है, ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, तो इस पे क्या होगा, हमारा जो एलिल होगा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है क्योंकि ये एक दूसरे के एक ही क्रोमोसोम पे है, तो ये क्या होंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। जो एलिल होगा इन्हीं पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, कि एलिल भी पेयर में होंगी, क्रोमोसोम भी पेयर में होगा, जीन भी पेयर में होगा। मेंडल से ही कहा था कि फैक्टर होता है, जीन होता है, पेयर में होता है,
ठीक है। उसके साथ साथ जो एलील हैं वो भी पेयर में होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तब क्लेरिफाई हुई जब माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम का बिहेवियर देखा गया, तब पता चला कि हाँ उन्होंने जो बातें कही हैं वो सही हैं, क्योंकि उनके पास उस समय कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं रहा होगा उस समय, तो उन्होंने अपनी बातों को सही से प्रूफ नहीं कर पाया। बट हाँ उनको सारी चीज़ें थी नॉलेज कि हाँ इस तरीके से कोई फैक्टर है या जीन है जो ट्रांसफर हो रहा है बिना चेंज हुए, इनहेरिट हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, अब देखिए ये देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है मियोसिस का, किस तरीके से मियोसिस होता है आप इजली इसे समझ सकते हैं। G1 फेज है, यहाँ पे यस फेज होगा, बीच में G2 फेज होगा, इसको बोलेंगे इंटरफेज। सेल साइकिल सेल डिवीजन का ही दिया गया है यहाँ पे। G1 फेज में क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से, ये क्रोमोसोम। एस फेज में क्या होगा, मान लीजिए ये 2n है क्रोमोसोम, ठीक है, अमाउंट क्या है इनका 2n है, ठीक है, सपोज करिए दोनों 2n है। हम ये भी जानते हैं कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो चेंज नहीं होता है, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस, अमाउंट उसका क्या होता है इंटरफेज में डबल होता है। कब होता है, एस फेज में। यहाँ पे एस फेज नहीं दिखाया, यहाँ पे क्या होगा, इनका अमाउंट देखिए डबल हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रैंड और बन गया, इस तरीके से यहाँ पे हो गया। ये G2 फेज है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर अगर हमने 2n लिया तो 2n होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हमने 2n लिया है क्रोमोसोम नंबर तो यहाँ पे भी 2n होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या 2n क्या हमने अमाउंट भी लिया तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो गया, दुगना हो गया, तो ये हो गया 4n। ठीक है, अब मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, जो एनाफेज होगा इस तरीके से होगा, और सारी चीज़ें कट कर दी हैं, प्रोफेज फर्स्ट ये सब कुछ नहीं दिखाया, यहाँ पे सीधे लेके आए मियोसिस में फर्स्ट में, वो भी एनाफेज में लेके आए। यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर से जुड़े होंगे दोनों क्रोमोसोम। ठीक, अब मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होगा, इसमें यहाँ पे सेल 1 से 2 हो जाएंगे, टेलोफेज के बाद डिवाइड हो जाएंगे। फिर जब मियोसिस सेकंड चलेगा तो उसमें क्या होगा, फिर से वही सारी चीज़ें माइटोसिस की जैसे सेम रिपीट होगी। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे अमाउंट क्या है, यहाँ पे सेम है, वही 4n ही है, बट यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि हम पेरेंट्स का जो क्रोमोसोम नंबर है यहाँ पे हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हो गया है। जब फर्स्ट मियोसिस हो जाता है, जो पेरेंट्स से डॉटर में जितने भी क्रोमोसोम जाते हैं आधे जाते हैं, तो यहाँ पे हाफ हो गया। अब जो सेकंड मियोसिस होता है वो सेम माइटोसिस के जैसे काम करता है। माइटोसिस में क्या होगा, नॉर्मली सेल डिवाइड करेगा, जितने क्रोमोसोम नंबर हैं जितनी भी अमाउंट है सेम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगी, सेम वही सेम होगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो पेरेंट डीएनए है या पेरेंट सेल है उसका सेम आएगा, एग्जैक्ट इक्वेशनल डिवीजन होता है, एग्जैक्ट उनके जो डॉटर न्यूक्लियस या डॉटर सेल जो बनेंगे उनमें होगा। तो यहाँ पे देखिए 4n होगा। सेकेंड मियोसिस में क्या होता है, एक खास बात, एनाफेज में फर्स्ट मियोसिस में देखिए, जो मियोसिस फर्स्ट है एनाफेज में यहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं ब्रेक हुए, लेकिन जो मियोसिस सेकेंड का एनाफेज है यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या हो गए, टूट गए हैं इस तरीके से। अब आगे चल के टेलोफेज होगा और यहाँ पे सेल देखिए डिवाइड हो गया, इसमें एक सेल में चला गया, एक इसमें, एक इसमें, मीन्स यहाँ पे एट द एंड मियोसिस सेकेंड में या मियोसिस हम बोल सकते हैं कंप्लीट मियोसिस में हमें 4 सेल मिलेंगे, वो भी हैप्लॉइड। यहाँ पे इनका क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है कंपेरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। यहाँ पे बिहेवियर बताया गया है, क्रोमोसोम और जीन के बीच में कंपेयर किया गया है। देखिए क्या दिया गया है, ये है क्रोमोसोम, ये वाला है जीन। ठीक है, अकर इन पेयर, दोनों ही पेयर्स में अगर होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं चाहे क्रोमोसोम हो चाहे जीन हो चाहे एलील हो, सब पेयर्स में अगर होते हैं आते हैं। ठीक है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, वो पेयर में होते हैं, ये सेग्रीगेट तब होते हैं कब, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है। मीन्स हम बोल सकते हैं मियोसिस वाला टाइम होता होगा उस टाइम, अगर डिप्लॉयड है ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड है तब जाके गैमेट बनने में मियोसिस होगा, अगर हैप्लॉयड है तो माइटोसिस होगा। तो उस टाइम क्या होगा कि सेग्रीगेशन होगा। ठीक है, कब, गैमेटोजेनेसिस के टाइम, तब वहाँ पे केवल एक ट्रांसमिट किस में होगा, गैमेट्स में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये पूरे साथ में है, साथ में है, यहाँ पे साथ में है, लेकिन अगर मान लीजिए ये गैमेट बन रहा है, सपोज करिए ये डिप्लॉयड सेल है, यहाँ पे गैमेट बन रहा है, तो ये कोई एक ही सेग्रीगेट हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है, ये कैसे, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ एक ही सेल में सेग्रीगेट हो रहे हैं, नहीं, अपना इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है, सेग्रीगेट होते जा रहे हैं। ठीक है, गैमेट के टाइम, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। अब देखिए जिन के बारे में, सेग्रीगेट एट द गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम होता है, गैमेट की जब फॉर्मेशन होती है, गैमेट जब बनता है, यहाँ पे भी सेग्रीगेशन एक पेयर का होता है, क्योंकि ये जीन की बात हो रही है, जीन कभी सिंगल नहीं जाएगा, जीन के पास एलील होना प्रेजेंट चाहिए। ठीक है, तो जब एलील प्रेजेंट होंगे तो वो पेयर्स में होंगे, तो जीन भी क्या होगा, पेयर के साथ ही सेग्रीगेट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्रोमोसोम में इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे ये जो इंडिपेंडेंट पेयर है, ये भी पेयर है,
एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, ये क्या हो इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है सिग्रीगेट हो रही है। ये जो पेयर्स है एक साथ आगे चल के क्या हो रहा है इंडिपेंडेंटली मीन्स ये तो एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, दो पेयर हो गए, ठीक है। ये क्या कर रहा है एक पेयर भी क्या हो रहा है एक जोड़ा भी अपना अलग अलग सेग्रीगेट हो रहे हैं मीन्स अपना अलग अलग सेल में बना रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। जीन में देखिए वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली इन अनदर पेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जब जीन की बात होगी तो इस तरीके का अगर पेयर होगा तो ये एक पेयर एक साथ जाएंगे, एक पेयर एक साथ जाएंगे, ठीक है। जीन में क्रोमोसोम में यही है कि एक एक क्रोमोसोम इस तरीके से सेल में चला जाएगा, लेकिन अगर जीन रहेगा तो उसमें एक एक पेयर जाएंगे। क्यों पेयर जाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं मान लीजिए ये जीन है, सपोज करिए एक पेयर, तो यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, ये टॉल का है, तो ये क्या है एक पेयर एलील भी प्रेजेंट है। मान लीजिए अगर एक ही पेयर नहीं आया, एक ही आया सिर्फ मीन्स एक ही स्ट्रैंड आ गया जीन का, तब भी पूरा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है आगे चल के ट्रेड दिखाने का। तो जब भी जीन ट्रांसफर होगा वो एक पेयर साथ में होगा, लेकिन क्रोमोसोम जो होगा एक पेयर साथ में रहेंगे, लेकिन आगे चल के इंडिपेंडेंटली क्या होंगे सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे दो लोग एक साथ साथ हैं क्रोमोसोम में, लेकिन आगे चल के इनकी दोस्ती खत्म हो गई मीन्स ये अकेले अकेले अपना आगे चल के अपना सेल डिवीजन करके अलग अलग सेल में चले गए। लेकिन अगर जीन की बात करेंगे तो जीन में क्या होगा दोनों एक साथ ही सेग्रीगेट होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो जीन है जीन के अंदर एक पेयर एलील प्रेजेंट होती है जो आगे चल के अपने ट्रेड्स या फिर बोल सकते हैं अपनी जो उनका काम है इंफॉर्मेशन जो उनके पास है वो अपना काम करती है आगे चल के, ठीक है। आगे देखते हैं ड्यूरिंग एनाफेज मियोसिस फर्स्ट द टू क्रोमोसोम पेयर आर अलाइन एट अ मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो एनाफेज फर्स्ट है या मियोसिस फर्स्ट का जो एनाफेज है उसमें क्या होता है दो पेयर क्या होंगे क्रोमोसोम वो पेयर के साथ होंगे और कहाँ प्रेजेंट है जो मेटाफेज प्लेट है इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या है वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन लेफ्ट एंड राइट कॉलम। इसको समझाने के उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे 4 क्रोमोसोम लिए हैं लेफ्ट राइट में, ठीक है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर लिए हैं। इन द लेफ्ट कॉलम, अब लेफ्ट कॉलम का मतलब कि ये वाला इसकी बात की जा रही है। पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऑरेंज एंड द ग्रीन इज सेग्रीगेटेड टू ईच अदर, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर है और ग्रीन है, ये अपना आगे चल के सेग्रीगेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा अपने इस पेयर से, ये क्रोमोसोम की बात की जा रही है, ठीक है। बट इन द राइट हैंड कॉलम पॉसिबिलिटी द सेकेंड द ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटेड विथ द रेड क्रोमोसोम, यहाँ पे देखिए ऑरेंज है यहाँ पे रेड है, लेकिन यहाँ येलो यहाँ ग्रीन, यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, तो ये आगे चल के सेग्रीगेट होंगे। देखिए क्या होगा, देखिए पॉसिबिलिटी फर्स्ट में हम लोग देखते हैं वन लॉन्ग ऑरेंज, ठीक है, एक लॉन्ग ऑरेंज है, शॉर्ट ग्रीन इसके साथ छोटा सा शॉर्ट ग्रीन, ये सब क्रोमोसोम है, ठीक है। एंड लॉन्ग येलो है, ठीक है, उसके साथ शॉर्ट क्या है रेड कलर का है। सेम पोल पे ये मियोसिस फर्स्ट की कहानी है, वो भी एनाफेज की, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा सेंट्रोमियर प्रेजेंट होंगे। इसके बाद क्या होगा आगे चल के टेलोफेज फर्स्ट आएगा मियोसिस फर्स्ट का, यहाँ पे क्या होगा सेल डिवाइड हो जाएगा, एक से दो सेल बन जाएंगे, फिर मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा और सेम काम करेगा जैसे कि माइटोसिस करता है, सेल डिवाइड करेगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, ये इक्वेशनल डिवीजन रहेगा जो मियोसिस सेकंड। लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट है वो रिडक्शनल डिवीजन है। मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए क्रोमोसोम 46 रहे होंगे, ठीक है। जब ये मियोसिस फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, सेल दो डिवाइड होंगे, एक से दो बन गए, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होंगे 23 हो जाएंगे। लेकिन अगर यही मियोसिस सेकंड होगा तो 23 ही रहेंगे और आगे चल के जो मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करेंगे सेम एज माइटोसिस मीन्स कि इनके लिए ये पेरेंट का काम करेंगे, आगे जो 4 सेल बनेंगे 2 सेल से इनके पास भी क्रोमोसोम नंबर 23 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से है, यहाँ पे ऑरेंज है, इसके साथ छोटा जो क्रोमोसोम है वो ग्रीन कलर का है, ये येलो है, ये रेड है। अब मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज है, यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे टेलोफेज फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट का यहाँ पे 2 डिवीजन हो गए, सेल का 2 डिवाइड हो गया, इस तरीके के सेल बन गए होंगे, ठीक है। क्या होगा कि अब आगे चल के क्या चलेगा सेकेंड मियोसिस चलेगा, सेकेंड मियोसिस चला, फिर प्रोफेज फर्स्ट आए, मेटाफेज आए, एनाफेज पे चलते हैं मियोसिस सेकेंड का, ठीक। यहाँ पे क्या होगा सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाते हैं। एनाफेज की सबसे खास बात यह है मियोसिस सेकेंड की कि सेंट्रोमियर जो जोड़ के रखे हैं दोनों क्रोमोसोम के पेयर्स को, ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, वो क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। इस तरीके से देखिए पेयर टूट गया, सेल तो वैसे भी डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका, हम लोग मियोसिस सेकेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर टूट गए, ठीक है, कहाँ पे मियोसिस सेकेंड एनाफेज में। जब टूट गए आगे चल के टेलोफेज होगा, सेग्रीगेट होगा सब कुछ, इसके बाद सेल अब डिवाइड होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, सेल डिवाइड होगा। जब सेल डिवाइड होंगे तो ये एक पेयर था, एक पेयर ये था, ये क्रोमोसोम की बात हो रही है, तो एक पेयर क्या होगा ये अपना एक सेल में चला जाएगा, दूसरा इसमें, फिर इसमें, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, यहाँ पे भी 2 सेल बनेंगे, तो 4 सेल हो गए ये। और सब में देखेंगे जो पेयर ऑफ थे क्रोमोसोम एक साथ अब इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे सेग्रीगेट हो जा रहे अपने अपने पेयर्स के साथ, देखिए इस तरीके से, ठीक है।
अब आगे देखिए इसमें सेकंड पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी सेकंड, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम, ठीक है, एक लॉन्ग ऑरेंज है उसके साथ शॉर्ट रेड कलर का क्रोमोसोम है, एंड लॉन्ग येलो एंड विथ शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एट द सेम पोल, ठीक है। यहाँ पे बस चेंज कर दिया गया क्रोमोसोम के कलर को समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, मियोसिस फर्स्ट हुआ, एनाफेज, यहाँ से 1 से 2 सेल बने होंगे, और जो क्रोमोसोम नंबर मान लीजिए 46 है, तो जब आगे चल के 1 से 2 सेल बने होंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। एनाफेज में कोई सेंट्रोमियर टूटता नहीं है, एनाफेज सेकेंड में, हम बोल सकते हैं मियोसिस सेकेंड के एनाफेज में तब जाके वहाँ पे टूटता है, ठीक है। ये देखिए हम लोग पहुंच गए मियोसिस सेकेंड में, एनाफेज वाले स्टेज पे डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर नहीं टूटा था मियोसिस फर्स्ट में, एनाफेज में, लेकिन सेंट्रोमियर टूट गया है कब, मियोसिस सेकेंड के एनाफेज में, यहाँ पे टूटा, ठीक है। सेंट्रोमियर टूटे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, आगे चल के टेलोफेज आएगा, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, सेल का डिवीजन होगा, तो देखिए एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, ये भी क्या होगा, अपना इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो जा रहा है, ठीक है, पेयर्स के रहने के बावजूद। तो इसी को बोला गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक। अब आगे चलते हैं। Sudden and Brawley argued that the pairing and the separation of the pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factor that they carried, ठीक है। Sudden और Brawley ने देखा कि जो पेयरिंग है, सेपरेशन जो हो रहा है किसका, क्रोमोसोम का, वो सेग्रीगेट किस तरीके से हो रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ पे पेयर है, लेकिन ये इजीली क्या हो जा रहा है, सेग्रीगेट हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं अपने जोड़े से, ठीक है, आगे वाले सेल में। उसको उन्होंने स्टडी किया, देखा। Sudden united the knowledge of the chromosomal segregation with Mendelian principle and call it is the chromosomal theory of inheritance। जो Sudden थे, ठीक है, उन्होंने ढेर सारी नॉलेज इकट्ठा की, किसके बारे में, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, किस तरीके से क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहा है, कहाँ से, जो मेंडल के प्रिंसिपल थे उनसे, ठीक है, उन्होंने पहले ही दे दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो वहाँ से उन्होंने सारी नॉलेज इकट्ठा की, ठीक है। फिर दोनों ने मिलके, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये दोनों ने दिया है, सर्डन और ब्रॉबली दोनों ने मिलके इसको दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया, experimental verification of his chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleague leading to discovery the basis for the variation that sexual reproduction produced, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अब इसको क्या है, एक्सपेरिमेंटली कौन प्रूव किया, टी.एच. मॉर्गन, या फिर बोल सकते हैं इनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन, उनके जो कलीग लोग थे, उनके जो सहपाठी लोग थे, उन्होंने साथ में मिलकर प्रूफ किया कि जो ये क्रोमोसोम है, क्या ये जो अपना बिहेवियर शो कर रहा है, सेग्रीगेशन जो भी जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या ये सही है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश की। देखिए मॉर्गन वर्क विथ अ टेनी फ्रूट फ्लाइज, जिसका नाम है डॉर्सोफिला मेलानोगैस्टर, विच वेयर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडी, ठीक है। इनको क्या करना था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना था, किसी के ऊपर काम करके देखना था कि अगर सच में ये जो क्रोमोसोम है ये अपना बिहेवियर सच में ये शो कर रहा है, जो लोग इनके बारे में बात करें, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश की। इन्होंने क्या लिया, एक छोटा सा फ्रूट फ्लाई होता है जिसका नाम है डॉर्सोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है, इस पर उन्होंने काम किया क्योंकि ये बहुत सुटेबल था। अब इसकी खास बात क्या है देखिए, अब इसके बारे में बोला कि उन्होंने ये क्यों फ्रूट फ्लाई को इस्तेमाल क्यों किया, अब इसके बारे में देखिए। They could be grown on a simple synthetic medium in laboratory। पहली बात की जो फ्रूट फ्लाई है ये बहुत ही सिंपल से, मतलब बहुत इजीली क्या करते हैं, हम इसको लैब में सिंथेटिकली, मीन्स हम बाहर से क्या कर रहे हैं, इसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देके इसे ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दे कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 weeks एंड अ सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है, पहला रीज़न तो ये था कि वो मतलब सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। दूसरा ये था कि इनकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है 2 हफ्ते में ही, ठीक है। तीसरा इसमें ये है कि इनकी सिंगल मेटिंग पे बहुत सारी प्रोजेनी आ रहे हैं, मीन्स कि एक बार ये लोग बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते तो इनके ढेर सारे बच्चे बन रहे हैं, ठीक है। Also, there is a clear differentiation of the sexes. The male and female fly are easily distinguishable, ठीक है। सबसे खास बात ये है कि आप मेल और फीमेल को देख के, बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये वाला मेल है, ये वाला फीमेल है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है कि ये वाला कौन है, मेल है छोटा साइज में, लेकिन ये फीमेल क्या है, बड़ी साइज में है, ठीक है। आप बाहर से भी देख के इनको बता सकते हैं, मीन्स इसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइफोमोरिज्म, कि आप बाहर से ही देख के, बिना इनके सेक्स ऑर्गन देखे बिना इनको बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है, दूर से ही। आगे देखते हैं।
ऑल्सो इट हैज़ मेनी टाइप ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, जो हेरिडेटरी वेरिएशन का मतलब कि जो इनके पेरेंट्स हैं उनमें जब ऑफस्प्रिंग में जाएगा, जो फ्लाइज बनेंगे, तो आप जो वेरिएशन है उसको ईजिली लो पावर माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं। अब देखिए, पहला रीजन क्या है कि ये सिंथेटिकली ग्रो कर जाएंगे लेबोरेटरी में। ठीक है, दूसरा क्या है, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 वीक में कंप्लीट हो जाएंगे और एक सिंगल मेटिंग करेंगे। एक बार रिप्रोडक्शन किया तो पता नहीं कितने सारे बच्चे हो जाएंगे इनके। ठीक है, ढेर सारे प्रोजनी हो जाएंगे। इसके अलावा आप क्लियरली बाहर से देख के बता सकते हैं कि अगर छोटा साइज में फ्लाइज है तो वो मेल होगा, जो थोड़ा बड़ा साइज में होगा फीमेल होगी। आप बाहर से देख के बता सकते हैं। इसके अलावा जो भी इनके जो हेरिडेटरी वेरिएशंस हैं, जो भी जीन वगैरह ट्रांसफर हुए होंगे, जो भी डिफरेंट पेरेंट्स है कहाँ पे, ऑफस्प्रिंग में, तो आप उसको लो माइक्रोस्कोप में विजुलाइज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, ये सब इसको इसमें डिस्क्राइब करेंगे टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन carry out the several dihybrid cross in Drosophila to study the gene that were sex linked। ठीक है, ये भी कम नहीं थे। ठीक है, ग्रेगर मेंडल से ये भी क्या किए कि इन्होंने भी डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया, मीन्स कि 2 कैरेक्टर या बोल सकते हैं कि 2 ट्रेड्स एक साथ लिए। किसमें इन्होंने काम किया था, ड्रोसोफिला मेनिनगोस्गैस्टर में काम किया था। तो फ्रूट फ्लाई पे इन्होंने भी क्या किया कि 2 ट्रेड्स को एक साथ लिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने देखा कि जो ट्रेड है ना वो सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक का मतलब क्या है कि ये ऐसे ट्रेड है जब सेक्स अगर जा रहा, अगर मतलब फीमेल है और मेल है, जो फीमेल में जो कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, अगर आगे चल के जो बच्चा है अगर फीमेल बन रही है तो उसके जो एक्स उसमें जाएंगे, एक्स क्रोमोसोम सपोज करिए वो जाएंगे, तो उसमें फीमेल वाले कैरेक्टर आएंगे कि जो फीमेल वाले में होगा उसके बोल सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम में जो प्रेजेंट होंगे, तो वो इजीली क्या होगा उसके प्रोजेनी में दिखेगा, सेक्स लिंक्ड है। मीन्स वो वाले जीन ट्रांसफर होंगे जो इजीली विजुलाइज होंगे, जो फीमेल में पहले से प्रेजेंट है पेरेंट्स में, वही बच्चे में भी दिखेगा। ठीक है, सेक्स लिंक्ड है कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहे हैं। द क्रॉसेस वे आर सिमिलर टू डाईहाइब्रिड क्रॉस कैरी आउट बाय द मेंडल इन पी। जैसा कि ये क्रॉस सिमिलर कैसे देखे थे, जो मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था कि मतलब 2 कैरेक्टर एक साथ लिए, 2 ट्रेट एक साथ लिए, जैसे कि राउंड शेप लिया था। ठीक है, उसके साथ रिंकल्ड वाला रिसेसिव वाला लिया था, कलर लिया था, सीड का कलर येलो था तो दूसरा कैसा था, ग्रीन था। उन्होंने 2 ट्रेट को एक साथ लिया था। ऐसे ये भी काम कर रहे हैं कि जो इनका फ्रूट फ्लाई है उसके भी 2 ट्रेट्स एक साथ लेके देख रहे हैं कि जो मेंडल ने किया था ये काम F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में जो रेशियो है क्या ये सब सही है, उसको बस ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अब ये कैसे लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज द येलो बॉडी व्हाइट आइज फीमेल टू अ ब्राउन बॉडी रेड आइज मेल इस इंटरकोर्स लिया F1 प्रोजेनी। इन्होंने क्या लिया, जो फ्रूट फ्लाई थी मेल वाला लिया, फीमेल वाला लिया। मेल में क्या खास बात थी, मेल की साइज छोटी थी बाहर से देखने में, फीमेल बड़ी थी। देखिए, ये कोई कैरेक्टर उन्होंने नहीं लिया, मैं बता रही हूँ सिर्फ। अब उसमें क्या लिया कि जो फीमेल थी उसकी बॉडी येलो कलर की थी, आंखें सफ़ेद थी। अब देख लीजिए, नॉर्मली लड़कियां गोरी होती है, लड़के थोड़े सांवले या काले होते हैं। ठीक है, हर कोई चाहता है लड़की गोरी मिले। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या लिया, जो फीमेल वाली थी उसको येलो बॉडी, थोड़ी सी गोरी चिकनी बोल सकते हैं लड़की ली, और आंखें उसकी वाइट थी। जो मेल था उसका कलर कैसा था, ब्राउन कलर, हम बोल सकते हैं थोड़ा सा काला ले लिए। ठीक है, थोड़ा सांवला ले लिए उसको। और इसके अलावा लड़कों को गुस्सा बहुत आता है, जब गुस्सा बहुत आता है तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो मेल को क्या लिया कि ब्राउन बॉडी है। ठीक है, लड़के थोड़े सांवले होते चल गया, लेकिन गुस्सा भी आता है तो उनकी आंखें कैसी हो गई, रेड कलर की हो गई। तो इसको याद करने का ट्रिक यही है कि फीमेल की बॉडी की बात की जाए येलो होगी, आंखें उनकी वाइट होगी, बहुत सीधी सादी लड़कियाँ होती। लेकिन जो लड़के होंगे थोड़े सांवले बना दिए, ब्राउन कलर, लेकिन गुस्सा बहुत आता है, रेड आई है। ठीक है, इनका जब इंटरकोर्स कराया F1 जनरेशन तो उनकी प्रोजेनी क्या बनी, देखिए। ही ऑब्जर्व दैट द 2 जीन डिड नॉट सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:1 रेशियो एक्सपेक्टेड व्हेन द 2 जीन आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मेंडल जो है फेल हो गए। फेल कैसे हो गए, इन्होंने जब इंटरकोर्स कराया 2 फ्लाइज का, मतलब मेल और फीमेल का ड्रोसोफिला में, तो देखा कि यहाँ पे जो रेशियो बता रहे थे मेंडल साहब 9:3:1 आएगा F2 जनरेशन में, लेकिन उससे डेविएशन हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब चेंज हो गया। जो कह रहे थे बार बार वो चिल्ला चिल्ला के कि जो फैक्टर है वो ईजिली सिग्रीगेट हो जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे सिग्रीगेशन नहीं देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे उनको लिंकेज देखने को मिला। लिंकेज का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये क्रोमोसोम है, सपोज करिए एक ये क्रोमोसोम है। ठीक है, मैं नॉर्मल बना दे रही हूँ, ये क्रोमोसोम ऐसे है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एलील प्रेजेंट है ए और मान लीजिए इसका ई, तो दोनों एक साथ जाएंगे, दोनों एक साथ क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। यहाँ पे सिग्रीगेशन भी फेल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं
Morgan and his group know that the gene were located on the X chromosome and saw quickly that when the two genes in the dihybrid cross were suited on a same क्रोमोसोम, ठीक है। मॉर्गन उनके जो ग्रुप के लोग थे उन्होंने देखा कि जो ये जीन है कहाँ प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो सेक्स क्रोमोसोम का एक्स क्रोमोसोम वहाँ पे प्रेजेंट है। उन्होंने ध्यान से देखा कि जो दोनों जीन थे डाईहाइब्रिड क्रॉस के वो कहाँ सिचुएटेड थे, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, ठीक है। मेंडल बार बार कहते थे कि जीन होता है, जीन में मान लीजिए जीन इस तरीके से वो पेयर्स में होते हैं, यहाँ पे एक एलिल प्रेजेंट होगा, एक यहाँ होगा। उनका ये कहना था कि एलिल जो है डिफरेंट डिफरेंट पे प्रेजेंट होंगे जीन पे, लेकिन यहाँ पे फेल हो गए वो। इन्होंने देखा, मॉर्गन उनके जो फ्रेंड लोगों ने देखा, ग्रुप में देखा कि जो ये जीन है कहाँ प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है पहला, ठीक है। दूसरा देखा कि जो दोनों जीन है डाईहाइब्रिड क्रॉस में कि वो सिचुएटेड है, मान लीजिए एक इस तरीके से क्रोमोसोम बना है तो दोनों एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है, ये इस पे नहीं इस पे सिचुएटेड है, एक ही क्रोमोसोम पे दोनों हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लिखा गया है कि द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन विच मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप, ठीक है। जो प्रोपोर्शन होगा पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का वो ज़्यादा हायर है, किससे, नॉन पेरेंटल का मतलब रिकॉम्बिनेशन मीन्स दोनों मान लीजिए मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन जो आगे F1 जनरेशन में क्या बनेगा, एक हाइब्रिड बनेगा उनका बच्चा, उनका जो जीनोटाइप होगा वो हाइब्रिड जैसा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो पेरेंटल कैरेक्टर थे, जो पेरेंटल के जीन कॉम्बिनेशन थे वो बहुत हाई थे एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल या बोल सकते रिकॉम्बिनेशन से, ठीक है। आगे देखते हैं, मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और द लिंकेज ऑफ द टू जीन इज कॉइन्ड टर्म द लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू द डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है। मॉर्गन ने इसको बताया अच्छे से, कहा कि जो आपको देखने को मिल रहा है कि एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन जो आके एक साथ बैठ गए हैं इस तरीके से, ठीक है। मैं जीन तो बता नहीं सकती तो इसके एलिल को फॉर्म में दिखा सकती हूँ, क्या पता ये एलिल हो सकता है, मान लीजिए मैंने ये लिया है, या फिर ए भी हो सकता है या दोनों स्मॉल ए हो सकते हैं, तो ये एलिल है कि एक ही क्रोमोसोम पे दोनों ही जीन आके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पेरेंटल कैरेक्टर है कॉम्बिनेशन जो है वहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंस से, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि फिजिकल एसोसिएशन है, फिजिकल एसोसिएशन का मतलब कि दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कि कैसे जुड़े हुए हैं कि जब आगे ये जीन ट्रांसफर होगा ऑफ स्प्रिंग में तो क्या होगा, दोनों एक साथ सिग्रीगेट होंगे, एक साथ जाएंगे, ये अलग अलग नहीं जाएंगे कि अलग चले जाए, नहीं, दोनों एक साथ ही ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फिजिकल एसोसिएशन है जीन के बीच में, कहाँ पे, क्रोमोसोम की, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे जीन ए है और ये स्मॉल ए है, ठीक है। तो ये जो जीन है इनका फिजिकल क्या है, एसोसिएशन है, जुड़ाव है एक दूसरे से, कि जब ये ट्रांसफर होंगे ऑफ स्प्रिंग में ना तो दोनों एक साथ जाएंगे, अलग अलग नहीं सेग्रीगेट होंगे, ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या कहा, लिंकेज। इसी टर्म को क्वेश्चन कभी कभी आता भी है एग्जाम में कि लिंकेज का टर्म किसने कॉइन किया था, तो टी.एच. मॉर्गन ने किया था, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो फिजिकल एसोसिएशन है जीन का क्रोमोसोम का, उसी को उन्होंने इसको डिफाइन किया लिंकेज के फॉर्म में, और जो रिकॉम्बिनेशन होंगे वो क्या है, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर है, ठीक है, जो पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं। आगे देखते हैं, Morgan and his group also found that even when genes were grouped on a same chromosome, some genes were tightly linked, so very low recombination, and while the other very loose linked, they show high recombination, ठीक है। मॉर्गन ने ये बताया, उन्होंने कहा कि अगर सेम क्रोमोसोम पे दो जीन अगर प्रेजेंट हैं और बहुत पास प्रेजेंट है और बहुत टाइटली प्रेजेंट है तो यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे हाइब्रिड नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, टाइटली लिंक है, जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर सेम क्रोमोसोम पे एक यहाँ पे है जीन, दूसरा वाला यहाँ पे है, इनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया और इनका क्या है, लूजली बाउंडेड एक दूसरे से, तो यहाँ पे ज़्यादा करके आपको रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he found that the gene of white and yellow are very tightly linked and shown only 1.3% of recombination, while the white and miniature wing is 37.2% of recombination, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल लिया था, इन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया, मीन्स दो ट्रेड्स को एक साथ लिख के इन्होंने क्या देखा कि जो वाइट कलर था और जो येलो था उनमें क्या था, दोनों का जो कॉम्बिनेशन था क्या था, बहुत टाइटली लिंक था ये जीन का। तो इसकी वजह से क्या होगा, पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जब लिंक होगा दोनों जीन तो क्या होगा, पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होगा और जो रिकॉम्बिनेट होंगे बहुत कम बनेंगे। यहाँ पे सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन बना। लेकिन जब वाइट और मिनिएचर विंग आ गए, विंग का मतलब पंख, जब पंख लिया तो क्या था, व्हाइट कलर का था, एक मिनिएचर मतलब हम बोल सकते हैं ब्राउन या ब्लैक कलर का लिया, ठीक है। विंग्स को डोर्सोफिला में ही देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि दोनों के जीन के बीच में क्या है,
बहुत लूजली बाउंड है, इनका जो कनेक्शन है बहुत लूज है, ठीक है, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिला 37.2%। यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन बने ये ज़्यादा थी। हिज स्टूडेंट, अब इनके जो स्टूडेंट थे टी एच मॉर्गन के, उनके बारे में देखिए। हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टोरवेंट use the frequency of the recombination between the gene pair on the same chromosome as measure of the distance between the gene and map their position on the chromosome। इनके जो स्टूडेंट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टोरवेंट, ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम है इस पे जो जीन प्रेजेंट है, जैसे ए है मान लीजिए बी है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया कि जब जीन पास पास थी तो लिंकेज ज़्यादा हो रहा है या रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो रहा है, जब दूर दूर है इसको उन्होंने डिस्टेंस को मेज़र किया, ठीक है, जो सेम क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेज़र किया, मैप्ड किया। और आज के समय में इसी को बोलते हैं, इसकी जो यूनिट थी मॉर्गन यूनिट थी, ठीक है, इसी से उन्होंने पता किया कि जब दो जीन एकदम पास पास है, डिस्टेंस उनके बीच में कम है, तो क्या हुआ, यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उनका जो एसोसिएशन है बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा देखने को मिलेगा, मीन्स कि यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। पेरेंटल कैरेक्टर का मतलब कि जब ये जीन ट्रांसफ़र होंगे तो दोनों एक साथ ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स का कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे हाइब्रिड नहीं बन पाएगा, मीन्स कि दूसरे पेरेंट्स से भी उनका कैरेक्टर मैच नहीं कर पाएगा, तो आगे हाइब्रिड नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों के जीन के बीच में क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, एक यहाँ पे एक दूसरा यहाँ प्रेजेंट है, जब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे बोल सकते हैं एसोसिएशन कम है, जब एसोसिएशन कम है तो यहाँ पे क्या होगा, पेरेंटल कैरेक्टर कम होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ पे जो हाइब्रिड बनेगा, जो बच्चा बनेगा, उनका जो जीनोटाइप होगा वहाँ पे दूसरे वाले पेरेंट्स का भी होगा जीन प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो लिंकेज है या फिर बोल सकते हैं जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, डिस्टेंस के, डिस्टेंस कम लिंकेज ज़्यादा, क्लोज एसोसिएशन है, ठीक है, और डिस्टेंस ज़्यादा तो लिंकेज कम, ठीक है। और लिंकेज जो होगा ये पेरेंटल कैरेक्टर को शो कर इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके, रिकॉम्बिनेशन के, ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, डिस्टेंस के, डिस्टेंस ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, डिस्टेंस जहाँ कम रिकॉम्बिनेशन क्या होगी कम, वहाँ पे लिंकेज ज़्यादा। तो सीधे से याद करिएगा कि जो लिंकेज हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होंगे किससे, डिस्टेंस के भी और साथ में रिकॉम्बिनेशन के भी, ठीक है। डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया तो लिंकेज क्या हो गया, कम, लिंकेज कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। आपको ये रिलेशनशिप याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं, टुडे जेनेटिक मैप are extensively used as a starting point in a sequencing of a whole genome as was done in a case of human genome sequencing project डिस्क्राइब लेटर, ठीक है। जो ये मैप उन्होंने दिया किस तरीके से हम जीन के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पे जीन प्रेजेंट होगा, इसका ज़्यादा करके इस्तेमाल, मैपिंग का जो इस्तेमाल ज़्यादा करके ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। देखिए अब इन्होंने किस तरीके से लिया था, ये क्रॉस ए है क्रॉस बी है, ठीक है। इस वाले में देखिए यहाँ पे आपको पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम, मीन्स यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा होगा। लिंकेज ज़्यादा का मतलब क्या है, पेरेंट्स क्या थे, येलो बॉडी कलर है, वाइट आई है, ठीक है। ये कौन है, ये फीमेल है। मेल कैसा है, मेल थोड़ा सा बोल सकते हैं कि उसकी बॉडी ब्राउन है बट रेड आइज है, ठीक है, डरावना है, गुस्से वाला है, ठीक है। इसमें जब क्रॉस होगा F1 जनरेशन में जो प्रोजनी बनेंगे, इसके पास तो सेम एक ही है, इसके पास दो डिफरेंट बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो एक इसके साथ जाएगा, एक क्रॉस हो गया, एक इसके साथ चला गया, दूसरा हो गया, ठीक है। इसमें देखने को मिला कि जो पेरेंटल टाइप थे 98.7% थे, मीन्स कि यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा था जीन के बीच में, इसकी वजह से पेरेंटल कैरेक्टर आए। रिकॉम्बिनेशन केवल 1.3% था, कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम इसलिए है बहुत क्योंकि यहाँ पे लिंकेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए इनके जो गैमेट्स आगे चल के बनेंगे इनके, ठीक है, इनके गैमेट्स कैसे बनेंगे, ये जाएगा इसके साथ पहले केस में, फिर देखिए ये जाएगा इसके साथ, ठीक। अब ये तो पेरेंटल वाले होंगे, ठीक। अगर रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन में हाइब्रिड वाला होगा, मीन्स कि मेल से भी आएगा, फीमेल से ड्रोसोफिला के आएगा और वो हाइब्रिड वाला फॉर्म होगा। तो देखिए ये वाला इसके साथ भी है, इसके साथ, और ये वाला जब ज़्यादा है, हाँ देखिए इसमें ज़्यादा है और इसके साथ ये क्या है, कम है, तो ये हाइब्रिड वाले फॉर्म इसके साथ आ गए, मेल के साथ। फिर देखिए इस वाले में अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो इसमें मीन्स कि अगर हम जब भी रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो ये हाइब्रिड फॉर्म वाले को हम देखेंगे। जब हम पेरेंटल की बात करेंगे तो सेम जो जीन आए हैं सेम पेरेंट्स वाले, ये देखिए इसके साथ हो गया यहाँ पे, ये देखिए इसके साथ हो गया पेरेंट्स में। लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन टाइप के बनेंगे उनके पास क्या होगा, ये रेड वाला है तो ब्लू वाला क्या होगा, एक बार थोड़ा ज़्यादा होगा, एक बार थोड़ा कम होगा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है ब्लू वाला, ठीक है। और F2 जनरेशन में देखिए कैसे होगा क्रॉस, ये वाला देखिए ये किसके साथ जा रहा है, ये जा रहा है इसके साथ,
ठीक है, पेरेंटल टाइप का देख रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेशन टाइप का, ये इसके साथ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक इसके साथ जाएगा खुद के साथ, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो एक यहाँ पे चला गया, और ये प्रेजेंट है यहाँ पे तो एक यहाँ चला गया। इस तरीके से F2 जनरेशन में देखने को मिलेंगे। अब देखिए जो दूसरा केस है, यहाँ पे वाइट और मैनिएचर, वाइट कलर की मतलब आंखें हैं, और मैनिएचर का मतलब है कि जो उनका पंख है उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, उसमें देखा गया ये कौन है, फीमेल है, ये मेल है। यहाँ पे ये इसके साथ एक जाएगा, एक इसके साथ चला गया। ठीक है, ये F1 जनरेशन बहुत ईजी है। यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप देखने को मिला 62.8% मीन्स के लिंकेज थोड़ा कम हो गया पहले वाले केस से, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया थोड़ा 37.2%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके जो गैमेट्स बने, एक इसके साथ जाके गैमेट्स बन गया सेग्रीगेट होकर, एक जाएगा देखिए इस वाले के साथ यहाँ बन गया। एक में क्या होगा, ये वाला क्या पता ज़्यादा हो और ब्लू वाला कम हो, इसके साथ रहेगा। एक वाला क्या होगा, एक में ये वाला कम हो, ब्लू वाला ज़्यादा हो, इसके साथ होगा। मीन्स हाइब्रिड में क्या होगा ना, दोनों ही आएंगी, फीमेल मेल का दोनों ही जीन आएंगी। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो क्रॉस होगा, एक इसके साथ हो गया, यहाँ पे एक इसका खुद का होगा। ठीक है, और इसमें देखिए ये वाला जाएगा किसके साथ, इसके साथ, और ये वाला देखिए किसके साथ जाएगा, इसी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक खास बात यहाँ पे देखिए, नोट द लिंकेज बिटवीन वाई, स्मॉल वाई एंड डब्ल्यू इज हायर देन द स्मॉल डब्ल्यू एंड एम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाई है और ये डब्ल्यू है, तो इनका लिंकेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किससे, डब्ल्यू और एम से। लिंकेज यहाँ पे क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनसे, तभी तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है 37.2%। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे टॉपिक दिया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम से लग रहा है कि पॉली मतलब मेनी, जेनिक का मतलब जीन, बहुत सारे जीन का क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, और बहुत सारे जीन जाके क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को, या बोल सकते हैं कि एक कैरेक्टर जो है, एक ट्रेट को, उसको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। यहाँ पे ढेर सारे जीन का क्या काम है, एक ही कैरेक्टर को दर्शाना। ठीक है, Mendel study many described those traits that have been distinct alternate forms such that the flower color which are either purple or white। ठीक है, मेंडल ने भी क्या किया था, दो ट्रेड्स को एक साथ लिए थे। जैसे कि एक एग्जांपल लिया है उन्होंने, फ्लावर का कलर लिया था, पी का, जो मटर का फूल था उसका जो वाइट कलर था वो तो डोमिनेंट था, जो वाइट कलर था रिसेसिव था, उन्होंने तब लिया था। बट इफ यू लुक अराउंड यू विल find that there are many traits which are not so distinct in their appearance and are spread across the gradient। ठीक है, आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो क्या है, मतलब कि वो इजिली आप उसको डिस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आप उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके आसपास है। जैसे एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन वी डू नॉट जस्ट हैव अ टॉल और शॉर्ट पीपल एज दोज डिस्टिंग अल्टरनेटिव बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट। आप अपने आसपास के लोगों की हाइट देखिए तो कोई बहुत लंबा होगा, कोई 7 फीट 8 फीट का है, कोई 3-4 फीट का है, कोई 5.8 है, कोई 6.2 है। सबके जो हाइट का जो रेंज है क्या है, डिफरेंट है। हम ये नहीं कह सकते कोई बहुत टॉल है कोई डॉर्फ है, बीच की भी हाइट हमको देखने को मिलती है, इंटरमीडिएट हाइट भी बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए such a trait are generally controlled by 3 or more gene and are thus called polygenic trait। ठीक है, यही जो हाइट है, ठीक है, यहाँ पे जो हम डिफरेंट टाइप के हाइट्स का रेंज अपने आसपास की जगह में देख रहे हैं, एक क्लासिक एग्जांपल लिया गया है आप हाइट का। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा जीन मिल के काम कर रही है सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। Besides the involvement of the multiple gene of the polygenic inheritance also take in account of the influence of the environment। ठीक है, जो मल्टीपल जीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होगा। अगर कोई बहुत गोरा है, ठीक है, इंडिया में नहीं बहुत गोरे लोग पाए जाएंगे, लेकिन फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पे जो इन्वायरमेंट जो है ठंडा है, जहाँ पे गर्मी कम पड़ती है, वहाँ पे लोग गोरे होंगे। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है इन जीन के ऊपर। आगे देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लिया गया है, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस, कि जो ह्यूमन का स्किन कलर है ये भी एक क्लासिक एग्जांपल है कि मिस यहाँ पे भी 3 या 3 से ज़्यादा जीन कंट्रोल करते हैं सिर्फ एक ट्रेट को, ह्यूमन के कलर को, या फिर ह्यूमन का हाइट एग्जांपल दिया गया है। अब इसमें देखिए, इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। ठीक है, जो फिनोटिपिक हम बोल सकते हैं, जो बाहर से देख के हम बता सकते हैं कोई इंसान सांवला है, काला है, गोरा है, तो ये क्या पॉलीजेनिक ट्रेट है। मीन्स कि यहाँ पे ढेर सारे जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम इसको देख सकते हैं कि एलील के हिसाब से है, किसी में अगर डोमिनेंट वाले एलील प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका कलर डार्क होगा, बोल सकते हैं काला होगा। लेकिन किसी में रिसेसिव वाले एलील प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, वो लाइट उसका कलर होगा, वो गोरा होगा। ठीक है, लेकिन किसी में दोनों ही प्रेजेंट है,
ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे सांवला कलर का होगा। इंटरमीडिएट वाला मीन्स बोल सकते हैं कलर आ जाएगा, ब्लेंडिंग हो जाएगी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल जो लिया गया है, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट्स एज्यूम दैट 3 जीन ए बी सी कंट्रोल द स्किन कलर इन ह्यूमन विद अ डोमिनेंट ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क कलर एंड द रिसेसिव फॉर्म स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी फॉर अ लाइट स्किन कलर। जो स्किन कलर है उसका एग्जाम्पल लिया गया, यहाँ पे 3 जीन लिए गए हैं। जीन क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये क्या करेंगे, तीनों जीन कंट्रोल करेंगे ह्यूमन के कलर को, बॉडी कलर को या पिगमेंटेशन बोल सकते हैं। डोमिनेंट कौन होगा, जब कैपिटल फॉर्म में होंगे ए बी सी, तो ये क्या होंगे, इनका जो डोमिनेंट आएगा मीन्स डार्क कलर आएगी बॉडी की। और जब रिसेसिव फॉर्म होगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इससे क्या होगा, लाइट कलर आएगा, पिगमेंटेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, द जीनोटाइप ऑफ ऑल द डोमिनेंट एलील कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी विल बी द डार्केस्ट स्किन कलर। जो जिनकी स्किन डार्क होगी मीन्स थोड़े काले टाइप के जो होंगे उनमें क्या होगा, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होंगी। एंड दैट ऑल द रिसेसिव एलील स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी विल हैव द लाइटेस्ट स्किन कलर। जो लोग गोरे दिखते हैं उनके पास क्या है, रिसेसिव जीन है, मीन्स की एलील क्या है, रिसेसिव वाले प्रेजेंट है। एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट एलील एंड 3 रिसेसिव एलील विल हैव इंटरमीडिएट स्किन कलर। ठीक है, अगर हम बात कर सकते हैं कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, अगर इस टाइप का अगर जीनोटाइप देखने को मिलेगा तो हमको इंटरमीडिएट स्किन कलर देखने को मिलेगा, मीन्स सांवला देखने को मिलेगा। ठीक है, इन दिस the number of each type of allele in genotype would determine the darkest or lightest or the skin of the individual। ठीक है, इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसान का हम जीनोटाइप निकाल सकते हैं। अगर कोई बहुत काला है तो उसके पास ये वाले एलील प्रेजेंट होंगे इस टाइप के, कोई बहुत गोरा दिख रहा है तो इस टाइप के, अगर कोई सांवला है तो आपको इस टाइप का जीनोटाइप देख के आप बता सकते हैं कि इस टाइप का प्रेजेंट होगा इंटरमीडिएट वाले के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है प्लीरोट्रोपी। क्या है प्लीरोट्रोपी, We have so far seen the effect of a gene on a single phenotype or trait। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सिंगल जीन की वजह से आपको ढेर सारे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, फिनोटिपिकली मीन्स बाहर से देखने को मिलेंगे एक सिंगल जीन की वजह से। यहाँ पे क्या था कि ढेर सारे यहाँ पे डिफरेंट ढेर सारे 3 या 3 से ज़्यादा जीन क्या कर रहे थे, एक ही ट्रेड को क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन क्या होगा, प्लीरोट्रॉपी में क्या होगा कि एक जीन से ढेर सारे फिनोटिपिक ट्रेड्स को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, There are however instances where the single gene can exhibit multiple phenotypic expression, कि एक सिंगल जीन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बाहर से फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, मीन्स एक सिंगल जीन ढेर सारे बाहर के जो ट्रेड्स हैं, गुण हैं, उसको कंट्रोल कर रहा है। सच अ जीन इज कॉल्ड प्लीरोट्रॉपिक जीन, इस जीन को हम बोलते हैं प्लीरोट्रॉपिक जीन। The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolism pathway which contribute towards different phenotype। ठीक है, इसका जो ज़्यादा करके इसका जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि ये मेटाबॉलिज्म पाथवे पे इसका देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से डिफरेंट फिनोटाइप आपको देखने को, अगर हमारे बॉडी में सही से अगर मैकेनिज्म नहीं काम कर रहा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे स्किन पे भी इफेक्ट आएगा, हेयर पे आएगा, आंखों पे आएगा। ठीक है, हमारे हर जगह से जो फिनोटिपिक जो हमारे कैरेक्टर है कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो ये जो प्लीरोट्रॉपी के जो जीन होते हैं वो ज़्यादा करके बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म वाले पाथवे पे ही कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से ढेर सारे आपको फिनोटिपिक डिफरेंट टाइप के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एज एग्जाम्पल ऑफ दीज डिसीज इज फिनाइलकीटोनुरिया। जो फिनाइलकीटोनुरिया है हम बोल सकते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा प्लीरोट्रॉपी का, विच अकर इन अ ह्यूमन, जो ह्यूमन में होते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, द डिसीज इज कॉज बाय म्यूटेशन ऑफ अ जीन दैट कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज, अ सिंगल जीन म्यूटेशन। इसमें क्या होता है इस बीमारी में कि वो जो एंजाइम है, जो जीन है, जो एंजाइम बनवाता है, एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज, वो जीन ही खत्म हो गई, उसका म्यूटेशन हो गया, मीन्स वो जीन डिलीट हो गई इस बीमारी में, जिसकी वजह से ये एंजाइम बन नहीं पाता है, तो इसका फंक्शन नहीं हो पाएगा। जब फंक्शन नहीं हो पाएगा तो इससे क्या होगा, ढेर सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। जैसे दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू अ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, देखिए फिनाइलकीटोनुरिया एक ऐसी बीमारी है जो बोल सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि म्यूटेशन हो जाएगा उस जीन में, क्या होगा
कि एक जीन है जो क्या बना रहा है, ये एंजाइम बना रहा है जिसका नाम है फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। ये सिंगल जीन है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, उस जिस इंसान को बीमारी उसमें ये जीन प्रेजेंट ही नहीं, जिसकी वजह से एंजाइम नहीं बन पा रहा। जब एंजाइम नहीं बन पाएगा तो सबस्ट्रेट जो है उसके ऊपर काम नहीं करेगा, तो काम नहीं हो पाएगा, तो आगे चल के जो प्रोडक्ट बनने वाला था वो बन नहीं पाएगा। जब नहीं बन पाएगा तो अब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हमको बोल सकते हैं कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे क्या देखने को मिलेगा कि उस इंसान में जिसको बीमारी, उसका मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, दिमाग से काम नहीं करेगा, उसके जो हेयर है वो हेयर लॉस हो जाएगा, स्किन का जो पिगमेंटेशन कलर क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे स्किन के। तो ये सारे हमको डिसऑर्डर देखने को, या फिर बोल सकते हैं इसकी वजह से जो इफेक्ट होगा इस एंजाइम के ना रहने की, मतलब जो जीन डिलीट हुआ है उसकी वजह से ये सारे हमको सिम्टम्स या फिर बोल सकते हैं इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस बीमारी में। आगे देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, किस तरीके से हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज द पजल बिफोर द जेनेटिक्स, ठीक है। जो मैकेनिज्म है सेक्स किस तरीके से डिफाइन करे कि लड़का या लड़की है, मेल या फीमेल है, ये बहुत बड़ा पजल था एक टाइम पे जेनेटिक्स में। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरी आउट इन इंसेक्ट, ठीक है। जो पहली बार सेक्स डिटरमाइन या बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली किस पे देखा गया, इंसेक्ट के ऊपर काम किया गया, ताकि उसमें पता कर सके कि जो आगे की जो प्रोजेनी है कैसे ये मेल होगा फीमेल होगा, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है कि जिसकी वजह से आगे का जो बच्चा है, रिप्रोडक्शन तो दोनों कर रहे हैं, चाहे मेल या फीमेल हो, मिल के कर रहे हैं, लेकिन कौन डिसाइड करता है कि जो आगे का बच्चा वो फीमेल है या मेल है, कौन ये सब बता रहा है, ठीक है। पहली बार कहाँ देखा गया, इंसेक्ट्स के ऊपर देखा गया। इन फैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन अ नंबर इंसेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन क्या मीन, साइटोलॉजी का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या किया गया, ढेर सारे मतलब इनमें देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसकी वजह से हमको जो इंसेक्ट थे उनमें हमें ढेर सारे बोल सकते हैं जो जेनेटिकल कॉम्बिनेशन थे सेक्स के, वो हमको देखने को मिले। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैकिंग, इन 1891 could trace a specific nuclear structure out through the spermatogenesis in few insect, and it was also observed that 50% of the sperm receive this structure after spermatogenesis, whereas the 50% sperm did not receive it, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे हैकिंग, उन्होंने 1891 पे देखा कि जो इंसेक्ट थे, ठीक है, उनका जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था सेल के अंदर, जब क्या हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्म की फॉर्मेशन हुई, तो देखा कि जो 50% जो स्पर्म थे उनके पास क्या था, ये एक्स क्रोमोसोम था, और 50% स्पर्म के पास कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं था, ठीक है। अब आगे देखिए, हैकिंग गिव अ नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज एक्स बॉडी बट कुड नॉट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। उस समय जब उन्होंने देखा कि जो एक्स क्रोमोसोम है एक 50% स्पर्म के पास 50% के पास नहीं है, तो उस समय उन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम बोला था एक्स बॉडी, लेकिन इसके बारे में उनका सिग्निफिकेंस नहीं था, मीन्स इसका काम नहीं बता पाए थे किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। Further investigation by other scientists led to the conclusion that the X body of the Hanking was in fact a chromosome, and that is why it is given the name X chromosome, ठीक है। जो 1891 में हैकिंग जिसको X बॉडी कह रहे थे, फिर बाद में अदर साइंटिस्ट आए और फिर इस X बॉडी को क्या बोला, ये X क्रोमोसोम है, ठीक है। It was also observed that in a large number of insects, the mechanism of the sex chromosome is exotype, that is, all egg bear the additional X chromosome beside the other chromosome autosomus, ठीक है। ज़्यादा करके जो इंसेक्ट थे, लार्ज नंबर जो इंसेक्ट्स में देखा गया कि उनके पास क्या है, एक्सोटाइप का क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर ये मेल है तो उनमें एक्सो होगा, अगर फीमेल है तो उनके पास क्या होंगे, एक्स होंगे, प्लस उसके अलावा जो ऑटोसोम्स होंगे क्रोमोसोम वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है कि ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर द एक्स क्रोमोसोम वेयर एज सम डू नॉट। जो मेल होंगे उनके पास एक्स होगा और कुछ के पास नहीं होगा, लेकिन फीमेल के पास क्या होंगे, एक्स वाले क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। Egg fertilized by the sperm having X chromosome become female, and those fertilized by sperm do not have X chromosome become male, ठीक है। जब मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे इसका एक्सओ है, इसका एक्स है। अगर मान लीजिए एक्स आया तो फीमेल बनेगी, एक्स आया फीमेल बनेगी। अगर एक्स ओ आ गया, ठीक है, ओ का मतलब यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट है मेल के स्पर्म में, ठीक है, एक्स वाला, तो ये मेल बनेगा। इसके साथ क्या, तो एक्सओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल बनेगा। मीन्स कि यहाँ पे जो मेल है वो क्या दिखा रहा है, हेट्रोगैमेटी शो कर रहा है कि मेल के पास क्या है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा और एक में नहीं होगा। मीन्स के 50% जो स्पर्म है उसके पास एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, 50% के पास कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होगा। लेकिन फीमेल के पास क्या है, एक्स है, ठीक है। जो जब भी उसका
एग बनेगा तो उसमें एक्स क्रोमोसोम हमेशा होगा। जब इसके एक्स के साथ मिस फर्टिलाइजेशन होगा तो वहाँ पे क्या बनेगी, वहाँ पे फीमेल की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर ऐसे स्पर्म है जिसपे कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, उसका फर्टिलाइजेशन अगर एक्स वाले के साथ होगा तो वो मेल बनेंगे। ठीक है। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, इट वॉज डिजाइन टू द सेक्स क्रोमोसोम एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वेयर नेम एज द ऑटोसोम्स। ठीक है। जिस वजह से कि जो ट्रांसफर हो रहा है, मेल और फीमेल बन रहे हैं, तो ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है। इसी वजह से इस क्रोमोसोम को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और बाकी के जो और क्रोमोसोम प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स, क्योंकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, उसकी वजह से सेक्स नहीं डिफाइंड हो रहा है। सेक्स तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है। ठीक है। तो इसकी वजह से उनको क्या रखा गया, एक्स, इस क्रोमोसोम का नाम सेक्स क्रोमोसोम रखा गया, और अदर जो क्रोमोसोम थे उनको बोलते हैं ऑटोसोम। ठीक है। Grasshopper is an example of exotype of sex determination in which the male have only one X chromosome beside the autosome, whereas the female have a pair of X chromosome। ठीक है। Grasshopper क्या है, एक इंसेक्ट है। जब इंसेक्ट की बात की जाएगी तो वहाँ पे एक्सोटाइप का क्या होगा, मेल होगा, और फीमेल क्या होंगी, एक्स एक्स होंगी। इसके अलावा जो ऑटोसोम्स प्रेजेंट होंगे और क्रोमोसोम, वो ये सेक्स क्रोमोसोम्स है। इसके अलावा ऑटोसोम्स क्या होंगे, सेम होंगे। मेल के पास क्या होगा, एक वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होगी, लेकिन फीमेल के पास क्या होंगे, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। These observation led to the investigation in number of species to understand the mechanism of sex determination। ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन आया इंसेक्ट से निकल के, और साइंटिस्ट के लिए क्या था, एक सरप्राइज था, जिसकी वजह से और इसके अलावा इस दूसरे जो एनिमल्स हैं या फिर दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके कि सब में ये होता है। In a number of other insect and mammal including man, XY type of sex determination is seen with both male and female have a same number of chromosome। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो मेल है और फीमेल है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया था ना, अगर ये किसके लिए था, अगर ह्यूमन की बात की जाए तो यहाँ पे इक्वल होगा, लेकिन अगर ग्रास होपर या इंसेक्ट्स की बात की जाए ये क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा, मेल के पास तो एक एक्स नहीं है यहाँ पे एक्सोटाइप का, लेकिन फीमेल के पास का एक एक्स क्रोमोसोम क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, मेल से, तो यहाँ पे इक्वल नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अगर हम किसके हिसाब से देखें, इंसेक्ट के हिसाब से देखें, लेकिन अगर हम किसी दूसरे एनिमल जैसे ह्यूमन की बात किया गया तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर इक्वल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा नॉर्मली पूछ लिया गया है कि क्या क्रोमोसोम नंबर मेल और फीमेल में बराबर होंगे। अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे, हाँ बराबर होंगे, लेकिन अगर इंसेक्ट की बात किया जाए तो ऑटोसोम तो सेम होंगे दोनों में, मेल या फीमेल में, लेकिन मेल के पास क्या है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के पास पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब कि मेल के पास एक क्रोमोसोम की कमी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि जो फीमेल होगी ह्यूमन की, उसके पास क्या है, एक पेयर एक्स क्रोमोसोम होगा, सेम नंबर में होंगे, लेकिन मेल के पास क्या होगा, एक्स वाई टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर बराबर होंगे दोनों में। ठीक है, among the male X chromosome is present but in the counterpart distinctly small and Y chromosome। ठीक है, जो मेल है उनके पास एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसके अलावा एक छोटा सा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई क्रोमोसोम। मेल की बात की गई है ये, क्योंकि मेल के पास क्या है, एक्स वाई है, तो जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी साइज बड़ी होती है, जो छोटा सा क्रोमोसोम होता है वो वाई क्रोमोसोम होता है। फीमेल हाउवर हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल है उसके पास पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, इस तरीके से। इसके अलावा ऑटोसोम्स भी प्रेजेंट है। बोथ मेल एंड फीमेल बियर अ सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम, दोनों के पास क्या है, सेम नंबर के ऑटोसोम्स हैं। हेंस द मेल हैव ऑटोसोम प्लस एक्स वाई एंड फीमेल हैव ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स। अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ये ऑटोसोम हो गया मेल का प्लस एक्स वाई होंगे, और अगर फीमेल है तो ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स होंगे। ठीक है, सेम नंबर क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। आगे देखिए, इन ह्यूमन बीइंग एंड इन डॉर्सोफिला, अब ह्यूमन बीइंग और डॉर्सोफिला की बात की गई है, जो टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी को, तो उन्होंने क्या लिया था, डॉर्सोफिला ही लिया था उस टाइम। इसका भी सेम क्रोमोसोम ह्यूमन की तरह है। ठीक है, अब देखिए, इन ह्यूमन बीइंग एंड इन द डॉर्सोफिला द मेल हैव 1 एक्स एंड 1 वाई वेयर एज द फीमेल हैज अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम। ठीक है, जो ह्यूमन हो या फिर डॉर्सोफिला हो, दोनों के पास, जो मेल है उनके पास एक्स वाई होंगे, फीमेल के पास 1 पेयर एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे। इसके अलावा जितने ऑटोसोम प्रेजेंट है दोनों में बराबर होंगे। ठीक, in the above description you have studied about the two type of sex determination mechanism, that is exotype and XY type। अभी हमने पढ़ा एक्सोटाइप जो कि इंसेक्ट्स में पाए जाएंगे, ग्रास होपर होंगे, जिसमें क्या होगा, एक्सोटाइप मेल में पाए जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, एक में नहीं होगा, लेकिन फीमेल के पास 1 पेयर एक्स क्रोमोसोम होंगे।
यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर दोनों में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ क्योंकि मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है। हमने एक्स वाई भी देखा, एक्स वाई ह्यूमन जो है ह्यूमंस में देखने को मिला, इसके अलावा ड्रोसोफिला है उसमें देखने को मिला कि ऑटोसोम दोनों में बराबर होंगे, मेल या फीमेल में, लेकिन एक्स वाई जो होगा मेल में प्रेजेंट होगा और वन पेयर एक्स क्रोमोसोम जो होंगे फीमेल में प्रेजेंट होंगे। बट इन बोथ केसेस द मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट आइदर विथ और विदाउट एक्स क्रोमोसोम और सम गैमेट एक्स क्रोमोसोम एंड सम विथ द वाई, ठीक है। दोनों ही केस में चाहे एक्सो हो चाहे एक्स वाई हो, इसमें देखा गया कि जब गैमेटोजेनेसिस हुई मीन्स कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट्स बने मेल में, 50% स्पर्म के पास क्या थे, एक्स क्रोमोसोम थे, 50% के पास कोई क्रोमोसोम नहीं थे एक्स के, ठीक है। फीमेल के पास तो सेम ही रहेगा, उसके पास तो एक्स ही प्रेजेंट है, चाहे एक्स ओ वाले टाइप में देखें चाहे एक्स वाई में देखें। और अगर ह्यूमन में देखें या ड्रोसोफिला में देखें तो 50% स्पर्म के पास एक्स वाले होंगे, 50% के पास वाई वाले होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज डिजाइन टू बी एग्जांपल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है। इस टाइप के जो डिजाइन है, चाहे एक्सो टाइप हो चाहे एक्स वाई हो, मेल में पाया जा रहा है, फीमेल के पास तो वन पेयर दोनों में ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, मेल हेट्रोगैमेटी है। मेल जो गैमेट्स बनाएगा उसके 50% के पास एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% के पास कोई क्रोमोसोम नहीं होगा एक्सो में। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें या ड्रोसोफिला की बात करें, एक्स वाई टाइप में देखें तो 50% के पास एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% के पास वाई क्रोमोसोम होगा मेल के पास जब स्पर्म बन जाएंगे। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म एग्जांपल बर्ड्स आर डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व, ठीक है। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो यहाँ इनका मैकेनिज्म कुछ अलग है। इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। दोनों ही, चाहे बर्ड मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट इन टर्म ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल, दैट इज फीमेल हेट्रोगैमेटी। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, जैसे हमने देखा था किसमें, इंसेक्ट हो गया, यहाँ पे एक्सो टाइप था, ग्रासहोपर एग्जांपल था, चाहे एक्स वाई था, ह्यूमन थे चाहे ड्रोसोफिला थे, यहाँ पे मेल क्या थे, मेल थे हेट्रोगैमेटी। लेकिन बर्ड्स में क्या होगा, फीमेल हेट्रोगैमेटी होगी, मीन्स कि जो मेल है फीमेल है दोनों में क्रोमोसोम बराबर है ऑटोसोम्स, लेकिन जो मेल होंगे उनके पास क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन जो फीमेल होंगी उनमें क्या होगा, डिफरेंट, दो डिफरेंट क्रोमोसोम होंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, फीमेल हेट्रोगैमेटी होगी। इन ऑर्डर टू हैव अ डिस्टिंग्विशन विथ अ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स determination described earlier, the two different sex chromosome of the female bird has been designed, that is ZW chromosome, ठीक है। जो फीमेल होगी उसके पास क्या होगा, ऑटोसोम के अलावा ZW होगा, ठीक है, फीमेल के पास बर्ड्स में। मेल के पास क्या होगा, ZZ होगा, ठीक है। आगे ये लिखा हुआ है कि इन दिस ऑर्गेनिज्म द फीमेल हैव ZW, एक Z होगा क्रोमोसोम, दूसरा W वाला क्रोमोसोम होगा, वेयर एज द मेल हैव अ पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम, ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल बर्ड्स होंगी ये डिसाइड करेंगे कि आगे का जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, मीन्स कि ऑटोसोम तो प्रेजेंट है लेकिन जो ZW है, ये जो क्रोमोसोम है, ये किसमें है, फीमेल वाली बर्ड्स में प्रेजेंट है। मेल में भी ऑटोसोम बराबर है, लेकिन जो मेल होंगे उनके पास क्या होंगे, सिमिलर नंबर के Z वाले क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो फीमेल है, फीमेल जो हेट्रोगैमेटिस तो करे, ये डिसाइड करेगी कि आगे का जो बच्चा है वो फीमेल बर्ड बनेगी या मेल बर्ड बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये मेल है ये फीमेल है, ह्यूमन का है, यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स एक्स है, दोनों के क्रोमोसोम बराबर हैं, ठीक है। जो ऑटोसोम से वो भी बराबर हैं, लेकिन मेल के पास क्या है, एक छोटा सा क्रोमोसोम वाई है जो डिसाइड करेगा कि आगे का जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगी, ठीक है। ये क्या है, ये शो क्या कर रहा है कि मेल हेट्रोगैमेटी। अब देखिए एक्स वाई एक्स एक्स, ये क्या है, ड्रोसोफिला है। देखने में ये लग रहा है कि छोटा साइज है, बाहर से देख के बता सकते हैं कि छोटा साइज है, इसका मतलब है ड्रोसोफिला है मेल, जो बड़ी साइज में है क्या है, फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ह्यूमन की तरह एक्स वाई, यहाँ पे एक्स एक्स, तो ये भी क्या बताएंगे हमें, मेल हेट्रोगैमेटी को शो करेंगे। अगर इंसेक्ट होता तो एक्स ओ होता और फीमेल वाली एक्स एक्स होगी, तो मेल क्या था, यहाँ पे हेट्रोगैमेटी शो कर रहा है कि मीन्स जो स्पर्म बनेंगे 50% के पास एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, 50% के पास कोई क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन फीमेल तो एक्स एक्स है, तो ये मेल वाला ही इंसेक्ट डिसाइड करेगा कि आगे का जो उनके बच्चे होंगे वो मेल वाले फ्लाइज बनेंगे, इंसेक्ट्स बनेंगे या फीमेल वाले बनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका था ग्रास होपर, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये भी है कि इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा ना, मेल का थोड़ा एक कम होगा फीमेल से, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर बराबर नहीं होंगे। अब आगे देखिए बर्ड्स में, ये क्या है, दूर से ही लग रहा कॉक है, ये हेन है, ठीक है, यही दिख रहा है। मेल क्या है बेचारा, इसका दोनों ही क्रोमोसोम नंबर सेम है, ऑटोसोम तो बराबर होंगे ही दोनों में, लेकिन यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है ये क्या है, सिमिलर है, ये डिसिमिलर है। मीन्स फीमेल यहाँ डिसाइड करने वाली है कि आगे का जो बच्चा होगा वो फीमेल होगी या मेल होगी बर्ड्स में। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ दोनों केस में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मेल हेट्रोगैमेटी है, कि मेल डिसाइड कर रहा है कि आगे का जो बच्चा होगा वो मेल या फीमेल होगी। लेकिन यहाँ बर्ड्स में हमको फीमेल हेट्रोगैमेटी शो कर रही है कि फीमेल डिसाइड करेगी कि जो आगे का बच्चा वो मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक।
किसी भी लाइन में कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नई एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी बुक है तो अपनी किताब से पढ़िए, नहीं है तो इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आगे के जो टॉपिक्स बचे हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।